हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और अल्लाह के लिए भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहे, अमन से रहे, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहे, खुशहाली हो, सब खुश रहे, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, जहाँ जहाँ भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है ठीक है, ये सब खड़े होंगे तो ना ना फिर सब खड़े होंगे तो पीछे घुमाना सर, सामने थोड़ा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। याद रखो। एक बार नाम भी बोल दीजिए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। भाई जी, भाई जी, एक पर एक भाई जी, हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर। इधर से शुरू करते हैं मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे, दिसंबर में जम्मू के और कश्मीर के दोनों। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ।
चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीज़ें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी। वाइट का मतलब वहाँ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी रहेगा। अब ये जो कलर है, इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब हैं, ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई बढ़ती जाएंगी, उतनी उतनी उतना ही आपका सहयोग भी बढ़ता जाएगा। बड़ी बेताबी से हमारे साथी जम्मू कश्मीर के और मीडिया के और पूरी कंट्री के जो हमारे शुभचिंतक हैं या सहयोगी हैं, वो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि पार्टी का नाम क्या हो, उसका झंडा कैसा हो। पार्टी का नाम रखना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां नेशनल हैं, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी का नाम रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट में, सौभाग्य की बात है। बड़े 2 रीजन हैं और फिर उनके अंदर सब रीजन्स है, जिन सब रीजन्स में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारी कल्चर की अलग अलग रिवायतें हैं। तो सबकी समझ में आए, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, और जो गांव देहात में रहते हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या हल चलाने वाले हमारे किसान हैं शहरों में, यानी इधर आरसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों में, उनकी ज़बान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम लिया। कुछ पूरे उर्दू हैं, कुछ पूरे संस्कृत में है, लेकिन मैं तलाश कर रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है, और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया, दक्षिण को छोड़कर। वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास था, और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र भी बीच में हो, उस नाम के, शांति भी उसके अंदर हो, और स्वतंत्र भी हो। स्वतंत्र विचारधारा से हो, सोच से हो, और अपनी सोच। पिछले दिनों कई लोगों ने हम पर आरोप लगाए, उस पार्टी इस पार्टी से समझौता। हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है, और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है, किसी पार्टी से समझौता। न हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है, हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहाँ बैठे हैं और जो
कश्मीर में बैठे हैं, उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो, नेशनल हो, कोई कानो कान खबर नहीं है। उन्हें नाम की खबर है, न पार्टी बनाने की खबर थी, और न ही किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आज़ादी मिली, और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, नौजवान और फ्रीडम फाइटर, वही विचारधारा हमारे चाहिए। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारी नीतियां जातिवाद और धर्म से प्रेरित नहीं होगी, उनका कोई असर नहीं होगा। हम सब का धर्म और जाति हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, पूरी आज़ादी है। लेकिन जो राजनीति में वो टपकना नहीं चाहिए। राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों का इज्जत है, और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने साथियों से मैंने कल निवेदन की, मैंने सब लोगों से मीटिंगें की पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला नहीं। सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 2-1 हफ्ते से देख रहा, बहुत तो मैंने हो रहा। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं हो, कभी बात नहीं। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी है, अपनी नीति की बात करनी है। वो हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां, वो हमारे दुश्मन नहीं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज दो मुख्तलिफ चीज़ें। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कंपिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, या चाहे वो जिला परिषद में हूँ, पंचायत समिति में हूँ, सरपंच में हूँ, उप सरपंच में हूँ, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ सेकेंड डिवीजन के लिए करते हैं, जो नहीं compete करते हैं वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, तो फेल हो जाते हैं। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा पूछो, उनका स्लोगन पूछो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती है या उसकी विचारधारा कबूल करती है, या उनकी सोच को कबूल करते हैं, या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती हैं या ना करती हैं। हमें अपनी बात करनी है। हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं, उनको देने, हमें लोगों के को देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां नहीं। हमारे पास गालियां नहीं, हमारे इतना। अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूँ हमारे साथियों को, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जो जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज़्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की हो। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परसू नहीं किया।
ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन नहीं चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक नहीं चलती। तो कोई भी आप चीज़ ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने के। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड था। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट की गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट की गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा तभी तो सुनते हैं फिर। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए है, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है? हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया और उनको गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथ है और मैं मीडिया से भी कहूँगा उस चीज़ को बड़ा कम पाएगा। हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी है, उसमें लोग पसंद है। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत, मुझे भी मालूम है कि जो ये नाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे, उसके बाद सुनना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना दूँ और उसके बाद आखिर में वो बता दूँ। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलम्ब हुआ कि हमके संडे था और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि कोई दर्जी भी नहीं मिलता। कुछ सोचा तो मैंने दिल्ली में अपने साथियों के साथ था, लेकिन मुझे शेयर अपने यहाँ के स्टेट के साथियों उसके साथ भी वो शेयर करना था और उसमें कुछ चेंजेस लाई। तो जो मैं दिल्ली से बना के लाया था वो बेकार हो गया इसलिए, और यहाँ दर्जी नहीं मिला, किसी को उठा के 1 आध पीस में जेब में लाया। नहीं, आपने ये तो ढूंढा अच्छा, चलो बच्चों ने नहीं ठीक है, नहीं अभी यही का फैदाना का चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया है। चलो मैं ठीक करूँगा, उस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा डंडी की तरफ रखना है और कौन बाहर रखना है। मैं अब काम की बात करूं। हाँ, 2-3 चीजें और कहना चाहूँ उससे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का, घास काटने का, और कश्मीर में सिर्फ तो यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये निवेदन करूँगा सरकार से कि हम ये जो हमारा दरबार है जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को पैसा बचाऊं। तो मैं जब से मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के ज़माने से जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहाँ शहर शुरू होता है, सिटी चौक में वहाँ से जाता हूँ और ऊपर नहीं जहाँ महाराजा का पैलेस है वहाँ से मुबारक मंडी में निकलता हूँ हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक कहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे, और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रहेगा, जिसके लिए मैं हमेशा
का आभार प्रकट करता हूँ। अगर मैं फ्रूट जमा करूँगे तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली छूता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो खत्म हो जाए। क्यों? कहा जब वो कश्मीर से आते हैं तो हमारी जो बिक्री होती है वो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए होटल इसमें चलते हैं, तो टी स्टॉल इसमें चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, टांगे चलते हैं, और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उसमें चलता है जब दरबार। और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट हो। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहाँ तक नीचे तक जाती है। उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के जो जाना चाहते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप हो गया। उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहाँ थे, रात के होटल्स का, टी स्टॉल्स का दुकान। तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। आज से नहीं, हजारों साल से जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड कर दे, ये खत्म करने के बाद मैं यहाँ जम्मू में आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, दुकानें खत्म हो गई, लेकिन 70% हमारी जो इंडस्ट्रीज थी कठुआ, सांबा, जम्मू में वो बंद हो गई। तो मैंने कहा उनसे क्यों बंद होगी? उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था। मुझे नहीं मालूम था, मैं सोचता था ये कठुआ वाला पंजाब वगैरह जाता। नहीं, कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है। कश्मीर जब बैठ गया, कठुआ सामान वाले बैठ गए। तो उसका मतलब है कि हमारे लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है कठुआ, सांबा, जम्मू इंडस्ट्रीज में, अगर कश्मीर बैठ गया तो ये भी बैठ गया। तो हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से है, वो फिर सीधे अमृतसर भाग गए। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन की कि ये जो दूरियां हैं उनको ख़त्म कर दे। ये आर्टिफिशियल दीवारें जो है उनको तोड़े और एक दूसरे का स्वागत करें, और ताकि कश्मीर को भी फ़ायदा हो जाए। कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्रूट गोर्स। कश्मीर में भी 3 चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 साल में। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई। इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है? गिर गया और भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो 1 हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा पूरी पेटी का। इसलिए हर पेटी में कोई न कोई एक सेब तो गलत जाता है।
बिक्री किया होगा और भर दिया, बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ गया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लगाए लोगों। तो इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली न पहुंचे, मंडी न पहुंचे, तो आपका फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया, 5 रामबन वो बानहाल हो गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से गुजारिश हो, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की तो शायद वो छुट्टी पे है, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाते हैं, यही प्रायोरिटी दी जाए, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की ये 2-3 जायज निवेदन। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूँ। इससे पहले मैं ये एक बात 1-2 चीज़ें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ ठंडी इलाकों में ये ज़्यादा बारिश की वजह से वो दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपेंसेशन